they all are here. The most important years of education are the ones which I'm going to talk about. The most important years are 9th and 11th. Normally, people feel that 10th and 12th are the most important years, including teachers. They feel that 10th and 12th are important. No. What happens is 9th is the foundation for the 10th class. And what happens in the 10th class is that after October or November, there are only pre-boards and revisions which are conducted. So the maximum teaching is done by the teachers in 9th class. So 9th is the most important year. तो 9th जो है that is most important year क्योंकि वो 10th के लिए फाउंडेशन है. मैक्सिमम पढ़ाई 10th की जो है वो 9th में होती है. उसी तरह से 11th is the most important year because 11th जो है वो फाउंडेशन बनता है 12th के लिए. They have reduced the syllabus of 11th and 12th by 40%. अगर 40% सिलेबस 11th 12th का रिड्यूस कर दिया है तो उसका नुकसान बच्चों को ये है कि जो नेशनल लेवल एग्जाम्स है, जैसे एनडीए की एग्जाम है या जेई की एग्जाम है या नीट की एग्जाम है या क्लैट की एग्जाम है, और whichever exams which are based on 11th 12th syllabus will become very very difficult for these students. जो सोशल साइंस है, the social science of 8 9 10th, why it is important? Because ये हमारी जिंदगी में काम में आने वाला है. वोटिंग एज क्या है, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या क्राइटेरिया है, उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट उनके क्या क्राइटेरियाज है, ज्योग्राफी जो 8 9 10 में हम पढ़ते हैं, ये हर जगह काम में आने वाला है. और the science of 8 9 10th is the science of everyday use. डायरेक्ट करंट क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, जो कॉल बेल है, ट्रिंग ट्रिंग करके जब आप कॉल बेल बजाते हो, इलेक्ट्रिकल बेल बजाते हो, तो हाउ डज द इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क, वेदर इट विल वर्क ऑन डायरेक्ट करंट, वेदर इट विल वर्क ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट, हाउ डज द फैन रोटेट, what are the effects of condenser in a fan, what are the effects of the regulator in a fan. Going back to the girls and NDA, आपने 11th क्लास में PCM, that is physics chemistry maths, PCM लेना है. और जब आप 12th पास करके 11th पास करके जब आप 12th में जाने वाले होंगे तो उस मई या जून में आपने अप्लाई करना है NDA के लिए, और आपकी एग्जाम होगी सितंबर में. अब ये कोविड के चलते डेट्स जो है बहुत प्लस माइनस हो रही है. अदरवाइज नॉर्मली ये होता था कि अराउंड 5th ऑफ जून एनडीए के लिए अप्लाई करना होता था और फर्स्ट संडे ऑफ सितंबर को एग्जाम होती थी. जैसे अभी जो एग्जाम है 4 सितंबर 2022 को एग्जाम है, तो जो भी बच्चे लड़के या लड़कियां जो अभी 11th में हैं उन्होंने 22 मई को अप्लाई करना है और 4 सितंबर को उनकी एग्जाम है. राइट. The third aspect which I will tell you is about the complete personality which they will require. One, of course, you'll have to be very very studious. आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होना चाहिए एनडीए में सिलेक्ट होने के लिए. दूसरा, आपकी रीडिंग हैबिट्स और रीडिंग हॉबीज ये बहुत ज्यादा अच्छी होना चाहिए. They should be really really very good. Third is that आपने आउटडोर टीम गेम्स खेलना है. None of the individual games. Outdoor team games like basketball, football, खो-खो. अगर बास्केटबॉल वगैरह के लिए वो नहीं तो खो-खो खेल लीजिए, कबड्डी खेल लीजिए, या एक रस्सी बांध के आप वॉलीबॉल खेल लीजिए, या 2 ईंट रख के फुटबॉल खेल लीजिए. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. इसके बाद में आपने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेना है, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो हो सकता है ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, 26 जनवरी परेड, 15 अगस्त परेड, साइंस एग्जीबिशन, आर्ट्स एग्जीबिशन. जस्ट पार्टिसिपेट. वेदर यू विन और नॉट, लेट द सिस्टम और द ऑर्गेनाइजर डिसाइड.
एटलीस्ट दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेट कि जैसे अनन्या, आई कैन सी कि अनन्या पार्टिसिपेटेड आल्सो, आज पार्टिसिपेट किया है, अगले दिन अगले साल फिर पार्टिसिपेट किया, तीसरे साल प्राइज मिल जाएगा। बट आप लोग जितने भी है, ऑल ऑफ यू, especially the elder ones who are in the teaching one, we have to develop the youth of tomorrow as a overall personality and not merely bookworms, because ultimately the people who are succeeding in life are the ones जिनकी एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी रही है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स और गेम्स खेलते हैं, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। और इस चीज़ को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि पिछले 1.5 साल से सब लॉकडाउन में थे सर, ऑल ऑफ अस। उस लॉकडाउन में होने की वजह से सबका सोशल कोशेंट बहुत डाउन गया है, सबका एडजस्टेबिलिटी कोशेंट बहुत डाउन गया है, सबका एडवर्सिटी कोशेंट बहुत डाउन गया है। अब चूंकि भारतवर्ष में, इंडिया में स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ओपनड अप, यूटिलाइज दिस ब्यूटिफुल कंट्री, ब्यूटिफुल टाइम टू बिल्ड अप योरसेल्फ बाय इवन गोइंग इन फॉर द आउटडोर एक्टिविटीज। तो शेषाद्री एंड वैष्णवी, एक आध बार इन बच्चों को कभी छोटी सी पहाड़ी पे ट्रैकिंग के भी ले जाओ। इट मे बी जस्ट 2 hours ऑफ ट्रैकिंग। अगर तिवारी सर मुझे इनवाइट करते हैं तो मैं तो यूएस में जाके भी मस्ती करने को तैयार हूँ। हमारा स्टैंडिंग इनविटेशन है आपको, कभी भी किसी वक्त भी, और सबों को, एवरीबॉडी कैन कम, वी आर ऑलवेज हियर। But what I was trying to say, sir, Tiwari sir, was that naughtiness is the one which is required, because उसमें जोश होता है और वो naughtiness करने के लिए दिमाग लगता है, जुगाड़ू दिमाग, जो कि एसएसबी इंटरव्यू में बहुत काम में आता है। One thing that is required for most of the children and most of us is what we call व्यक्तित्व की समग्रता, the all-rounderness of your personality. Because what it requires is knowledge of so many things. You can be master of one, but you should at least be jack of all. And that's very important because you don't know what will life throw at you at what moment. And that's all the more very, very important in military services. And I think that's the point Nikhil is trying to make, that whether it is history, it's geography, it's chemistry, it's mathematics, all of those basic knowledges are required where you can use it when it is needed, because you don't know what will be needed at what point. Thank you, Nikhilji. Go ahead. Right. So this was on the overall dynamic personality or the development which is required. For example, one more thing before I go further. There is a fashion, not a requirement, it's actually a negative one. There's a fashion that after 10th, I don't know what is it called in the other states, but in MP it is called as a dummy school or non-attending school. That you just go to the school to give the exam, and otherwise you're not attending school, you are attending only coaching classes. Because of which, in the country, after 10th, many schools have got a very big and a very negative vacuum, that the students are not there in 11th and 12th class, and the coaching institutes are flooded. And especially all those coaching institutes which are training for the JEE Mains and JEE Advanced, they have got more students than the schools. They have got more students. They keep on taking more and more students, but the results are pathetic. So the school is an institution where there is not only teaching of the subjects, there is a personality building, there is a team building, there is, social activities, there are responsibilities given that, okay, you are the class monitor, or you will organize this event, or your football team of your blue house should win. I mean, these are all the things which make a person.
not only the books. And what is happening is all these coaching institutes, especially for the JEE and NEET and all, they are promoting this dummy school or non-attending schools, because of which what is happening, that the personality of a person as a boy or a girl is going into a very negative spiral. और पेरेंट्स भी उम्मीद करते हैं कि छोटा बच्चा है और उसकी इतनी नैतिक जिम्मेवारी कि वो स्कूल ना जाके सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके वो पढ़ता रहेगा डमी स्कूल में. The pathetic results of JEE are because of all this dummy schools. Yes, all these exams are tough. Outside help is required, but not at the cost of your overall personality. One of the questions which they are going to ask, which I will answer it right now here only, is that the complete medical details as well as the physical details are given in the NDA notification. Complete. What should be the height? What should be your weight? What should be your eye power and everything? Like there was a girl who had come to me all the way from the Bastar. She had only 146 centimeter of height. So when I told her father that she is medically unfit, he was not ready to agree to me. I said, fine, what do you want to do? You do it. Because and she had only this chance of 14 November to be given. Though I told him that if she prepares for the exams which are at the graduation level like CDS and FCAT, by that time her height will increase and then she'll be able to apply. Madam Sheshadri, do you have any questions from the children's side? Yes, we have the questions. Good evening, sir. Good evening. Sir, my question is how many types of work are there in NDA? हमने कहा है वर्क नहीं बोलेंगे उसको. चंचल, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. वर्क नहीं, आपको एनडीए में जब आप एनडीए के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास में 4 ऑप्शंस आते हैं. पहला है आर्मी, दूसरा है एयरफोर्स. एयरफोर्स में भी 2 ऑप्शंस हैं, एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच और एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटीज. फिर नेवी के लिए भी 2 ऑप्शंस आते हैं. पहला है एनडीए नेवी की कैडेट जो है नेवल विंग ज्वाइन करेगा एनडीए में, और दूसरा है नेवल एकेडमी जो कि एजिमला में है. नेवल एंड एयरफोर्स कैडेट्स दे गो थ्रू बीटेक, and the army cadets they have the option of either doing BTech or BSc or BCA. तो आपने बीटेक की पढ़ाई करना है, साथ में आपने रशियन या चाइनीज, साथ में आपने मिलिट्री सब्जेक्ट भी पढ़ना है. अगर आप नेवल कैडेट है तो आपको नेवी के बारे में भी पढ़ना है, आप एयरफोर्स कैडेट है तो एयरफोर्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है ना. ये सारी जो पढ़ाई आपने करना है, ये सुबह उठ के पीटी ड्रिल, फिर दोपहर को आपने मतलब डे टाइम में आपने क्लासेस ज्वाइन करना है, क्लासेस अटेंड करना है, इवनिंग में आपने गेम्स खेलना है. फिर उसमें वहाँ पर बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती है, जैसे अभी जस्ट 10-12 दिन पहले ड्रिल कॉम्पिटिशन हुई थी एनडीए में. फिर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होती है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स होती है, क्विज कॉम्पिटिशन्स होती है. आई मीन थ्रू आउट यू आर बिजी. नाउ गर्ल्स ऑल्सो विल बी ज्वाइनिंग, विच दे हैव टू रियलाइज दैट starting from at 4 o'clock in the morning till about night 11 to 12 o'clock, you will always be busy and never will you get opportunity to rest or think much. निखिल, Right? मैं एक तो- ऐड करना चाहता हूँ इसमें. जी सर. जो भी कर्नल निखिल ने बताया उसका समरी ये है कि एनडीए ट्रेनिंग के बाद जिंदगी में आपको कहीं भी फेंक दिया जाए, प्रशांत महासागर के बीच में भी फेंक दिया जाए, तो आप सरवाइव कर जाओगे, आप जीना सीख लोगे. एनडीए का ट्रेनिंग वो है, आपको इतना मजबूत बना देता है कि जिंदगी की कठिनाइयाँ चाहे कैसी भी हो, कुछ भी नहीं आपको तंग करेगा, आप अपना संतुलन नहीं खोओगे. बाकी तो जो निखिल जी ने बताया वो है, सवेरे 4 बजे 5 बजे से लेकर के रात के 7, 8, 9, 10 बजे तक आप कुछ न कुछ करते रहोगे. अब जैसे एनडीए में एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं केबिन कवर्ड, मींस द रूम व्हिच इज अलॉटेड टू अ कैडेट, वो पूरा इंस्पेक्शन में आता है, और उसका इंस्पेक्शन इतना डिटेल्ड इंस्पेक्शन होता है, और उसमें हर चीज, कौन सी चीज कहाँ पर रखना है,
कितना आपका वो केबिन चमक रहा है, कितना आपने उसको पॉलिश किया है, सारा मतलब 5-5 6-6 दिन रात लग जाती है कि आप केबिन कवर्ड के लिए अपने केबिन को आप तैयार करते हो, राइट। ये जो चंचल ने क्वेश्चन पूछा है चैट में, बेटा ये किसी भी रूमर्स के थ्रू मत जाओ, राइट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बोल दिया है कि लड़कियां जो है एनडीए की एग्जाम दे सकती है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आगे के कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि लड़कियों का कट ऑफ ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए या उनके लिए कोई स्पेशल सीट्स होना चाहिए। इनफैक्ट कितनी सीट्स गर्ल्स के लिए रहेंगी ये अभी तक एमओडी ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ओपन अप नहीं किया है। बट अगर मैं सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम में ये होता है कि 161 सीट्स बॉयज के लिए होती है और 16 सीट्स गर्ल्स के लिए होती है, तो उसी प्रोपोर्शन में अगर लिया जाए तो एनडीए में लगभग 40 से लेकर 60 सीट्स गर्ल्स के लिए रहेंगी। और द एग्जाम पैटर्न इज द सेम व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर यू, द एसएसबी पैटर्न इज द सेम व्हाट इज देयर फॉर बॉयज, द training in NDA is going to be the same what is there for boys. Thank you, Right? sir. Good. एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पहले वाले स्टूडेंट ने जो सवाल पूछा था ना कि कितना काम करना है, जो आपने बड़ी खूबसूरती से समझाया निखिल जी, ये बताना चाहता हूं कि उससे आपको डरना नहीं है। डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दैट वर्क। आई नो देयर आर टू मेनी थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट इट, लेकिन वो सब जरूरी है आपके लिए। और मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत ही मजा आता है 2-4-10 दिन एकेडमी में रहने के बाद, फिर आप सब भूल जाते हैं और आपको बहुत आनंद आने लगता है। यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, सो डोंट बी अफ्रेड दैट इज टू मच वर्क। देयर विल बी पीपल ऑफ योर एज, गर्ल्स एंड बॉयज, एंड यू विल हैव lot of fun. It's very enjoyable time. It's a lot of hard work, but that's the age to do the hard work and grow up. So don't worry about it that there's too much work. There's a lot of enjoyment, lot of fun. So enjoy it. If you're there, enjoy it. It's a privilege to be there. Everybody doesn't get there. Army, or I should say military, never have enough officers. Officers की कमी हमेशा आर्मी में रहती है, क्योंकि हर आदमी ऑफिसर नहीं बन सकता या सिपाही नहीं बन सकता। उनकी खासियत होती है एक, लोग सिविल अफसर्स बन सकते हैं, बहुत तेज है तो सिविल अफसर बन जाएंगे, लेकिन बहुत तेज आदमी सिपाही नहीं बन सकता, अफसर नहीं बन सकता फौज में। उसके लिए एक अलग गुण चाहिए और वो बहुत लोगों में नहीं होता है। तो इसलिए एंजॉय कीजिए। अगर आप जाते हैं वहाँ, इट्स ए रियल प्रिविलेज। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तो डोंट वरी अबाउट वर्क। एनीवे, दैट्स ऑल निखिल जी। और बेटा एनडीए का रैंकिंग वर्ल्ड में 8th है। The NDA is ranked 8th in the world. So if you have to be there in the topmost institute in the world, you'll have to really be a very, very dynamic personality. You'll have to be very, good in studies. You have to be very good in sports and games. You have to be very good in extracurricular activities as well. And this I'm saying, लड़कियां लड़के दोनों के लिए, कि आपको पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा, आपको स्पोर्ट्स गेम्स में भी अच्छा होना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि सेठी सर ने ऑर्गेनाइज किया है छोटे बच्चों के लिए। उनके पास में, उनके टीचर्स के पास में वक्त है कि उस लेवल की पर्सनालिटी को वो डेवलप अभी से कर सके। दूसरा क्वेश्चन है कि what are the steps and or processes involved after the short listing based on NDA test or JEE cutoff? अच्छा, okay. If you clear NDA or based on JEE, though we had covered, चलो आप लोग भी थे। अब बेटा ये आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए पूछ रहे हैं, वो एक बहुत ही अलग सेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब इतने कम सेशन में उसको पूरी तरह से कवर करना बहुत मुश्किल है। निखिल इतना केवल बता दो कि सर्विसेज। हाँ, वो बता रहा हूँ सर, मैं सेठी सर का क्वेश्चन भी पढ़ रहा था। हाँ। जो चीज मैंने आपको बताई है कि ये डायनामिक पर्सनालिटी डेवलप करो, वो उस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में आपको बहुत काम में आएगी, राइट। अब उसमें मेन चीजें जो देखी जाती है वो ये है कि आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, आपका इन डेप्थ नॉलेज है कि नहीं है,
आपकी आउटडोर एक्टिविटीज कैसी है, आपका ग्रुप के साथ में, क्योंकि सब कुछ ग्रुप में होता है, ग्रुप के साथ में आपका मेल मिलाप किस तरीके से है। अब सबसे बड़ी गलती जो भी कोई एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाता है वो ये करता है कि वो सिलेक्ट होने के लिए जाता है। जब वो सिलेक्ट होने के एम से जाता है कि मैंने रिकमेंड होना चाहिए, मतलब एसएसबी इंटरव्यू में कहते हैं रिकमेंड होना, जब भी वो ये सोच के जाता है कि मैंने रिकमेंड होना है, तो वो एक फॉल्स पर्सनालिटी दिखाता है, और हमें चाहिए एक नेचुरल पर्सनालिटी। तो जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपने ये सोचना है कि मेरा पूरा का पूरा ग्रुप सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आज का सेशन हम देखें तो प्रोबेबली मैं सबसे जूनियर मोस्ट एज आर्मी ऑफिसर हूं, और सेठी सर से तो बहुत ही जूनियर हूं। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे साथ में क्यों हैं? बिकॉज हमने वो वर्दी पहनी है और हम साथ में सर्विस कभी नहीं की है, पर वो उस जिंदगी को हमने जिया है, राइट? हम एक दूसरे की कंपटीशन में नहीं हैं, और यही गलती सब लोग कर जाते हैं कि जब वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो ये सोच के जाते हैं कि मैंने सिलेक्ट होना है, उस वजह से एक छद्म आवरण ओढ़ के जाते हैं, एक फॉल्स पर्सनालिटी वो दिखाते हैं, और उनको चाहिए नेचुरल पर्सनालिटी। सेठी सर ने पूछा कि आर्मी ऑफिसर और सिविलियन ऑफिसर में अंतर क्या है और ये अंतर क्यों होता है। सर, उसका एक जवाब है कि आप मान लो सेक्रेटरी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फिर भी आपके आदेश पे 10 लोग अपना जान नहीं देंगे, जबकि अगर आप एक प्लाटून कमांडर भी हो आर्मी में, एक कंपनी कमांडर हो आर्मी में, तो आपके आदेश पे 30 लोग, 40 लोग, 120 लोग अपना जान देने के लिए तैयार हैं। तो आपका पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए कि उन 130, 120 जितने लोग हैं आपके अंदर, उनका जान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप एक कंपनी का सीईओ है तो लॉस हो गया इस साल, तो अगले साल प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन एक व्यक्ति का जब जान चला गया तो उसको लौटा नहीं सकते, और वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है। इसलिए आर्मी ऑफिसर का कैरेक्टर डिस्टिंक्टली बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आप अपने लिए, बहादुरी के लिए, नाम कमाने के लिए, किसी और काम के लिए दूसरे के जान जोखिम में नहीं डाल सकते। इसलिए उसका एसएसबी का टेस्ट इतना कड़ा होता है और इतना ठोक बजा के वो लोग को लेते हैं। ये बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है बिटवीन एनी अदर कैटेगरी एंड आर्मी और डिफेंस सर्विसेज ऑफिसर। यही मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। और सिटी सर क्या है कि डिफेंस ऑफिसर्स जो है वो लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर चूज किए जाते हैं। अब अगर लीडरशिप क्वालिटीज, जो कि इन बच्चों ने भी पूछा है, उनको भी समझ में आएगा कि लीडरशिप क्वालिटी इज अ ओवरऑल पर्सनालिटी इन विच योर आईक्यू लेवल इज वेरी हाई। तो वैष्णवी और शेषाद्री को मैं बताना चाहूंगा कि इन बच्चों से जितने ज्यादा आईक्यू टेस्ट आप सॉल्व करा सको, जितने ज्यादा, भले पढ़ा कम दो और आईक्यू टेस्ट सॉल्व कराओ, जिसका आईक्यू होगा वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। तो वो लीडरशिप क्वालिटी में आईक्यू, इमोशनल कोशेंट, कम्युनिकेशन, जुगाड़, टीम, everything comes up. And ultimately, sir, what happens is why they are called commissioned officer, because after the rank of captain in the army and equivalent, after the rank of captain in an equivalent, a commissioned officer can even award death penalty. While the same thing, IAS or IPS cannot award, they have to go to the court. But of course, I mean, such situations never arise because, yeah, Farid साहब मैं आपका जवाब दूंगा. It never arises, had never arise. फरीद साहब, लॉजिकल एबिलिटी तो जिंदगी में चाहिए है. जैसे मैंने अभी यही बोला कि पढ़ाने के साथ साथ इन लोग को आईक्यू टेस्ट बहुत सॉल्व करो। तीन चीजें अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। पहला है परसेंटेज।
परसेंटेज इंटेलिजेंस दिखाता है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और स्पेशली कोविड के चलते तो लोगों को 90-95% तो ऐसे ही आ गए। हाँ, परसेंटेज के बेस्ड आपकी कई सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो 65% से ऊपर है तो एफकैट के लिए एलिजिबल हो गया, बट इट डज नॉट शो इंटेलिजेंस। रट्टा मार मार के 90-95% सबको ही ले आते हैं। तो हाँ बोलिए सर, मुझे आपसे ये चीज जानना था, आपने शुरू में जैसे बताया कि 9th और 10th एकदम बिल्कुल फाउंडेशन एनडीए के लिए। नहीं सर, 9th और 11th प्लीज, वो एनडीए के लिए नहीं है, वो करियर के लिए, लाइफ के लिए। जी। तो 11th 12th में जो बच्चों का सिलेबस होता है सर, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका, उसमें मेरे ख्याल से एक जो लॉजिकल एबिलिटी होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और ये बहुत हद तक मतलब हेल्प करता है, आई थिंक सो, मतलब क्रैक करने में जो एग्जाम होता है। मतलब जी सर देखिए क्या है कि फरीद साहब, जी जिसमें आईक्यू होगा ना वो इन चीजों को बहुत आसानी से समझ जाता है। जी। अब मैं एक अलग इसमें इसको बोलता हूं कि इंडिया में या पूरे विश्व में दो तरह के लोग हैं, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। जी 99% होते हैं फार्म भरने वाले, जी और 1% होते हैं फॉर्म भरने वाले, जी और वो 1% सक्सीड होते हैं। अब जैसे फार्म भरने वाले जो है 10 बोर्ड का फार्म भर दिया, 55% ला रहा है, पर जिसने फॉर्म भरा है वो 95% लाएगा। सर, जिस टाइम में मैंने भी सर 12th किया था ना, तो मेरे एक फ्रेंड को 65% आया था। तो आप शुरू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मतलब हाईलाइट कर रहे थे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। जैसे मैंने सर बिहार से इंटरमीडिएट किया हुआ है, स्टेट बोर्ड से। उस वक्त का जो सिलेबस था 2002 से 4 में, अगर उसने किसी सिलेबस को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लिया या उसको क्रैम किया, तो उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता था। मतलब तो ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मतलब शुरू में बताई, जो मैं सुन रहा था सर आपको। फरीद साहब देखिए, उसमें दो तीन चीज मैं बताता हूँ। जी सर। आज से 20 साल पहले 65% तो बहुत बड़ा माना जाता था। हाँ जी। आज हर क्लास में 95% वाले 10 मिल जाते हैं, जी राइट? मतलब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ देखेंगे तो 99.99% कट ऑफ गया है। जी। मतलब क्या इतने मार्क्स आ जाते हैं बच्चों को? मेरे ख्याल से फरीद साहब, आपका सवाल लॉजिकल एबिलिटी से था। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या पूछना चाहते थे। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि सीक्वेंसिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, मतलब ये कैसे हुआ, उसके पीछे क्या है, उसके चलते ये हुआ और इसके बाद क्या होगा, ये एबिलिटी जो है, ये योग्यता लोग बच्चों के दिमाग में होनी चाहिए। तो वो हाँ, मेरे ख्याल से अगर ये पूछना चाहते हैं आप, तो उसके जरूरी है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उससे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ें। मतलब अगर किसी ने बोला कि आजकल हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो ये भी समझें कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, पहले वाले राष्ट्रपति कौन थे, और इसके बाद जो राष्ट्रपति होंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो अभी सरकार की स्थिति है। ये सब जिसके दिमाग में रहेगा उस लॉजिक को सोचेगा, और इसलिए वो लॉजिक जरूरी है। और उस समझ के लिए, उस लॉजिक को समझने के लिए ये जरूरी है कि थोड़ी समग्रता से, थोड़ा परफेक्शन से उसको पढ़ा जाए। वो फॉर्म और फार्म वाली जो बात कही ना, जो फार्म भरने वाला है वो आज के राष्ट्रपति को जानता है, जो फॉर्म भरने वाला है वो पहले के राष्ट्रपति को भी जानता है। वो जानता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या उम्र चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, उसको पता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किस तरीके से चुनाव होता है, ये सब समझ उसको है। तो वो लॉजिक जो उसको हमारे में आएगी वो पूरी तरह से तैयार रहेगा उसके लिए। मेरे ख्याल से आप ये चीज पूछना चाहते थे। अगर कुछ दूसरे चीज दिमाग में हो तो बताएं, क्योंकि ये चर्चा जरूरी है, बच्चों का सवाल जरूरी है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था सर कि जैसे फिजिक्स के बहुत सारे सवाल होते हैं, आपका न्यूमेरिकल होता है, जैसे मोशन के ऊपर है, ग्रेविटी है, इस तरह का। तो अगर बच्चों को वो कॉन्सेप्ट बताया जाए तो मुझे लग रहा है कि सवाल थोड़ा घुमा घुमा के देना चाहिए, तो उससे वो चीज़ डेवलप मतलब होता है। एक
प्रैक्टिकल तरीके से बता के क्लासरूम में, तो ये काफी हेल्प करता है आगे क्लासेस के लिए मतलब। जी सही बात है, उसमें कोई भी जी मेरा तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। वो उसको पूरी तरह से बताना चाहिए, उसको अलग जी अलग तरीके से बताना चाहिए। और सर साइंस इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, जी जी अगर इसको ऑडियो विजुअल तौर पे बताया जाए और लेबोरेटरी में बताया जाए तो जी बहुत समझ में आएगा। हाँ मैं जैसे आपको ये लॉजिकल इसका ये एग्जांपल देता हूँ कि जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट एशियन सब कॉन्टिनेंट से टकराई तो क्या हुआ। तो अगर आप रेत के ढेर को जब आप ऐसा करेंगे तो इस तरफ जो है वो प्लेन रहेगा, मेरा हाथ दिख रहा है, इस तरफ प्लेन रहेगा और इस तरफ खड़ा रहेगा। रेत के ढेर को जब आप ऐसा धक्का देंगे, हमारे यहाँ जो हिमालय है वो ऐसा खड़ा है और चाइना की तरफ जो हिमालय है वो ऐसा ग्रेजुअल है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट ऐसी आई, यूं टकराई और ये ऐसी हुई। तो एक मुट्ठी रेत से आप टेक्टोनिक प्लेट्स पूरी समझा सकते हैं, जी isn't it? दैट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल निखिल जी। एक बच्चे ने सवाल पूछा है, साहिल ने, वो जरा पढ़िए उसका। मेरे ख्याल से सवाल को दोहरा दीजिए आप एक बार, क्योंकि सभी बच्चे शायद देख नहीं पा रहे हैं, वो मॉनिटर्स पर हैं। तो एक बार दोहरा दीजिए, उसके बाद फिर उसका जवाब जैसे आप दे रहे हैं इतनी अच्छी तरह से। सर साहिल ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जैसे लड़के लोग को इंडिया बाद आईआईएम में भेजा जाता है तो क्या उसी तरह लड़की लोग क्या होता है लड़की ऐसा है साहिल बेटा, जब मैंने आपको बताया था कि एनडीए में 3 ऑप्शंस है बेसिकली, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो जो आर्मी के कैडेट्स होंगे, लड़का हो या लड़की हो, जो आर्मी के कैडेट्स होंगे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में वहां जाएंगे। जो नेवी के कैडेट्स होंगे वो नेवल एकेडमी में जाएंगे जो कि केरला में है। और एयरफोर्स के जो कैडेट्स होंगे वो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में जाएंगे, ठीक है ना। तो भले वो लड़की लोग हो या लड़का लोग हो। मेरे ख्याल साहिल ये पूछ रहे थे कि जो सुविधा लड़कियों के लिए है या जो जरूरत लड़कों के लिए है वही क्या लड़कियों के लिए है। तो आपने कहा कि हाँ वही साहिल वैसे ही है, सबका, लड़की का भी और लड़का का भी। लड़की अभी तक अलाउड नहीं थे लोग एनडीए में, लेकिन अब अलाउड है, तो वो भी अलग अलग सर्विसेज में जाएंगे। आईएमए केवल मिलिट्री की मतलब शुड से आर्मी की एकेडमी है, उसके बाद एयरफोर्स है, नेवी है, इस तरीके के अलग अलग एकेडमीज हैं, तो वहाँ जाएंगे। सर और स्क्वाड्रन का क्या होगा? किसका स्क्वाड्रन मतलब एनडीए में होता है ना, बटालियन। देखो अभी क्या है मैं बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस समय इसीलिए मांग रहा था क्योंकि एज ऑफ नाउ एनडीए में 5 बटालियन है और ए से लेके आर तक वहां पर स्क्वाड्रन्स हैं, राइट। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वक्त चाहिए था कि एक पूरी स्क्वाड्रन वो वहां पर कंस्ट्रक्ट कर सके, क्योंकि ऑलरेडी पापा क्यूबेक और रोमियो यानी PQR जो स्क्वाड्रन्स हैं ये अपनी बटालियन मतलब 5th बटालियन में ना रह के ये 3rd और 4th बटालियन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि 5th बटालियन का कंस्ट्रक्शन अभी तक हुआ ही नहीं है। अब अगर लड़कियां जाती है, और वैसे साहिल तुम लड़कियों में बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। नहीं सर ऐसा हो सकता है ना क्या, लड़का लोग के लिए सीट कम जाएगा तो फिर अभी देखो अभी जो एनडीए का नोटिफिकेशन जो लड़कों के लिए आया था उसको यूपीएससी ने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है। जो अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट पे आज जाएंगे तो कॉरिजेंडम नोटिस जो उन्होंने निकाला है वो 1 पेज का है और बाकी 93 पेज जो है यूपीएससी का नोटिफिकेशन वो लड़का और लड़की दोनों के लिए सेम है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेवल और यूपीएससी लेवल पे डिसीजन हो रहे हैं कि जैसे आज 400 सीट्स हैं लड़कों के लिए, तो क्या लड़कियों के लिए 40 सीट होंगी, दैट मीन्स 400 प्लस 40 440, या 360 लड़कों के लिए होगी और 40 गर्ल्स के लिए होगी। अब साहिल मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि 90% 95% लड़का लोग फार्म भरते हैं एनडीए का, और पिछले कई सालों से ये जो 400 सीट्स है बॉयज की भी ये पूरी तरह से कभी भी फुलफिल नहीं हुई है।
एनीवेयर बिटवीन 340 टू 370 लड़के ही सिलेक्ट हो रहे हैं पूरे देश में से, ठीक है ना। और एनडीए में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है सीट भरने के लिए। सर जैसे अभी सैनिक स्कूल में 80 सीट आता है तो यहाँ पे 80 लड़का को ले लिया जाता है, तो उसी तरह एनडीए में 400 सीट आता है तो 400 को नहीं बल्कि जो मतलब एसएसबी में अच्छा करते हैं उन्हीं को लिया जाता है सिर्फ। देखो सैनिक स्कूल का आप इससे कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि एनडीए में कई बार पूरे के पूरे 400 लड़के भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। और साहिल, चूंकि लड़की लोग के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, अब लड़कियां जो है ये ज्यादा सिंसियर होती है, ये सोशल मीडिया पे समय कम बर्बाद करती है, तो इनका सक्सेस बॉयज की तुलना में हमेशा ही ज्यादा रहा है। जैसे अगर आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके मेरिट अगर आप ढूंढोगे, या इवन यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके ओटीए की मेरिट आप जब देखोगे, तो उसमें इतना क्लियर है कि बॉयज की सीट्स 161 थी, 140 ही लड़के पूरे देश में से सिलेक्ट हुए। गर्ल्स की सीट 16 थी और 42 लड़कियां सिलेक्ट हुई है। तो 16 के बाद में जो लो मेरिट में है वो ओटीए ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो अब चैलेंज तुम लड़कों के पास में है, ये सोशल मीडिया वगैरह को बंद करो और पढ़ना चालू करो। ये लड़कियां तुमको हर जगह मात दे रही है। निखिल एक सेकंड, सुनने साहिल, तुम्हारा प्रश्न जो है बिल्कुल तुम्हारा जवाब ठीक है। एसएसबी अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो कितना भी यूपीएससी में नंबर ले आओ तुम नहीं जा सकते एनडीए। इसलिए एसएसबी क्वालिफिकेशन मस्ट है। अगर ये जवाब दे दिया तुम्हारा तो हम अगला सवाल लेंगे। तुम पूछ रहे थे आईएमए में, एनडीए में स्क्वाड्रन कहलाता है, आईएमए में कंपनी कहलाता है। इंफाल कंपनी, जोजिला कंपनी, कंपनी कहलाता है आईएमए में। बस इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही चीज है, बट आईएमए फौज का है, आर्मी का है, इसलिए आर्मी टर्म यूज होता है, इन्फेंट्री का टर्म यूज होता है वहाँ। और एनडीए तीनों सर्विसेज का है, इसलिए एयरफोर्स का टर्म यूज होता है। बात बराबर है। हाँ शिवकुमार जी, वो एक वो स्पेसिफिक सवाल था साहिल का। मेरे ख्याल से साहिल को एक चिंता है कि चूंकि हमारी बेटियों को इजाजत मिली है कि वो एनडीए में जाएं, कहीं एनडीए के सीट्स तो कम नहीं हो जाएंगे लड़कों के लिए। ऐसी बात नहीं है बेटा, अगर 40 लड़कियां वहां अलाउड हैं तो 440 सीट सरकार बनाएगी, उसकी चिंता आप मत करो। आप एकदम फिक्र मत करो कि लड़कियों के चलते आपका एडमिशन वहां नहीं होगा। आपका एडमिशन अगर नहीं होता है तो इसलिए नहीं होगा कि आपने अपना उसको उस लायक नहीं बनाया है। तो इस बात की फिक्र मत करो। सरकार पूरी तरह से तैयार है 440 सीट देने के लिए। समस्या ये है कि पूरे भारत में मिलिट्री सर्विसेज के लिए 440 लोग मिलते ही नहीं हैं, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। ये बड़ा जरूरी है। तो तुम ये फिक्र छोड़ दो। तुमने ये सवाल पहले भी पूछा है इस फोरम में, तो ये फिक्र छोड़ दो बेटा, जगह बहुत है, जगह की कमी नहीं है। यस सर। मैं तो उम्मीद कर रहा था क्वेश्चन पूछा जाएगा नेवल में या एयरफोर्स में बीटेक मुफ्त में कैसे किया जाए बेस्ड ऑन योर जी स्कोर। उस पर एक भी प्रश्न नहीं आया है। किसी को बीटेक नहीं करना है नेवल एकेडमी में जाके मुफ्त में, या अवेयर नहीं हुई? निखिल, आपने कवर किया था ना कि अगर जी में स्कोर कम हो और 12th में ज़्यादा हो, ये सब करके, और आईआईटी नहीं हो तो नेवी में हो सकता है। सर एक तो हम आईआईटी और इंडियन नेवल एकेडमी को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज इंडियन नेवल एकेडमी 17th बेस्ट एकेडमी है पूरे वर्ल्ड में। आईआईटी तो पता नहीं कितनी सारी बन गई है। दूसरा यह है कि जेई के स्कोर के ऊपर, जैसे पहले सेशन में मैंने कवर किया था कि आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम और नेवी बीटेक एंट्री स्कीम दोनों जेई के स्कोर के ऊपर है, जेई मेंस के ऊपर। इन दोनों में लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और नेवी का कट ऑफ 93 परसेंटाइल लास्ट टाइम गया था। अच्छा, वो कवर किया था आपने? बस हाँ जी। अब सर मैं यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि सभी लोग, भले पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो,
वो सब लोग आईआईटी के एग्जाम को बड़ा कठिन मानते हैं और एनडीए को इजी मानते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिकली ले लें, प्रोपोर्शनेटली ले लें, तो एनडीए में टोटल 400 सीट है, साल में 800 लड़के सिलेक्ट होते हैं। और हर आईआईटी, कम से कम 10-12 से ज्यादा आईआईटी है, हर आईआईटी में 650 सीट से ज्यादा है। मतलब हर साल आईआईटी में कम से कम 10 से 12 हजार बच्चे पहुंच जाते हैं और एनडीए में 800। और उसमें अगर जेई के ऊपर बेस्ड हम नेवी बीटेक और आर्मी टीएस का भी ले लें तो 800 बच्चे एनडीए के, 35 बच्चे नेवी बीटेक के और 85 बच्चे आर्मी टीएस के। सो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 925 के लगभग ही सिलेक्ट होते हैं। और हम पेरेंट्स, टीचर्स, सब लोग आईआईटी को बहुत टफ मानते हैं और एनडीए को इजी मानते हैं, और इसलिए एनडीए में फार्म ज्यादा भरे जाते हैं और आईआईटी में फॉर्म ज्यादा भरे जाते हैं। नहीं, वो तो छोड़ दो, तो बच्चों का, मैं तो बच्चों का प्रश्न पूछ रहा हूँ, उनकी जिज्ञासा कहाँ है। तो बच्चे आप लोग प्रश्न पूछो, नहीं तो ये कॉल खत्म करेंगे, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सुकुमार जी, एक सवाल मैं करना चाहता था। नहीं, एक तिवारी जी आप रुक जाइए। कोई स्कूल के बच्चे पूछ रहे हैं, उनको पूछने दीजिए पहले। वही मैं कह रहा था, मैं ये कहना चाहता था कि शेषाद्री और वैष्णवी दोनों हैं, वो टीचर्स हैं, उनके बच्चे छोटे हैं कुछ, तो उनको, वैष्णवी और शेषाद्री को उन बच्चों के से बातचीत करने के आधार पर कोई सवाल है क्या? अगर बच्चे खुद पूछने में संकोच कर रहे हों तो शेषाद्री या वैष्णवी वो पूछ सकती हैं। मैं ये उनका उत्साह बढ़ा रहा था कि बच्चों के आधार पर जो सवाल पूछें वो पूछें। हेलो हाँ, बोलिए सर, मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग इन नेवी? इज इट रिस्क और फन? there are two things for you about Navy. I will tell you. मेरे जितने भी परिचितों ने अपने बच्चों के लिए या लड़कियों के लिए एनडीए का एप्लीकेशन के लिए बात की, हाँ, तो मैंने सबको ये बोला है कि नेवल एकेडमी ज्वाइन करो। अब नेवल एकेडमी क्यों ज्वाइन करो, इसलिए बोला है क्योंकि नेवल एकेडमी में पिछले कई सालों से लड़कियां ऑलरेडी हैं। हाँ, वो ग्रेजुएट एंट्रीज के ऊपर गई है, बट नेवल एकेडमी ऑलरेडी गियर्ड अप है नेवी लड़कियों को लेने के लिए। एनडीए में पहली बार लड़कियां जाएंगी, ठीक है ना। फिर जैसे आप जो दिख रही है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, काफी टॉल भी दिख रही हैं, तो आप नेवी में पायलट भी बन सकती हैं इन नेवल एविएशन। अरे शर्मा गई, राइट, ठीक है ना। तो अच्छा, तीनों सर्विसेज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कंपेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि तीनों का रोल बिल्कुल अलग है। जैसे एक बैलेंस डाइट में हर चीज चाहिए होती है कि बिना नमक के आपको दाल अच्छी नहीं लगेगी, तो इस तरह से हम तीनों सर्विसेज में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर आपको नेवी भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है विश्व भ्रमण के लिए भी, और साथ में अपना पूरा एक करियर को डेवलप करने के लिए भी। जैसे अभी रोहतांग पास, जो कि मनाली से आगे है, वहां से लेह लद्दाख से होते हुए वापस एक पूरा टूर आया था। उसमें मेरी ट्रेंड 3 नेवल ऑफिसर्स थी जो बुलेट मोटरसाइकिल पे गोवा से लेके श्रीनगर, लेह लद्दाख और वापस गोवा पहुंची है कल। यही सेम अपॉर्चुनिटीज आर्मी और एयरफोर्स में भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। ये रिसेंट एग्जांपल मुझे याद आया इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। शेषाद्री, आपका प्रश्न क्या है कि नेवी में क्या क्या डिपार्टमेंट है, वो प्रश्न है, या नेवल एकेडमी में क्या क्या होता है, ये प्रश्न है? What are you trying to ask? What is your question, Seshadri, or the student who was asking in Seshadri's class? Yeah, I have a different question. Not from the student. Okay. So, is there? Can any of the students become fighter pilot jet, fighter jet pilot, if choosing for NDA thereafter? Doing BTech after joining NDA colleges, or either in Army or Naval or in
Air Force, is there a possibility of becoming a fighter Okay. jet pilot? Wait. I'll tell you 2-3 things about it. One, the best pilots in the world are from Navy, right? And why the best pilots are from Navy? Because you have to take off and land from a moving ship. So 1,000 times more skill is required by naval aviation pilots. That is one aspect. Second is Army, Navy, Air Force. All three have got aviation as a branch. Wait, I think you can see this helicopter. Yeah, this helicopter has been presented to me by one of my army officers who is flying this helicopter in Srinagar against the militants. So a normal concept which people have, that only Air Force has got flying branch, nothing like it. All three services have got. That is first thing. Second is when a boy or a girl applies for NDA exam, so if he or she has filled Air Force as the first choice, then he or she will go into the flying branch of Air Force, right? For Navy and Army, you have to apply for the flying branch only after you get commissioned, right? You got your answer? मैं एक सेकंड इसमें ऐड कर देते हैं। साहिल ने पूछा था कि तीनों में अंतर क्या है। आर्मी का एविएशन ब्रांच जनरली अभी तक जहां तक मेरे को नॉलेज है हेलीकॉप्टर उड़ाता है, और उस हेलीकॉप्टर उड़ाने का मकसद रेकी है, और हल्का फल्का आजकल आर्मामेंट रहता होगा तो मैं श्योर नहीं हूँ। नेवी का पायलट दोनों चीज उड़ाता है, फाइटर पायलट और रेकी बाला भी। रेकी मतलब दुश्मन का जानकारी लाने वाला। एयरफोर्स में दो तरह के हवाई जहाज हैं, एक को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जो सपोर्ट रोल में होता है, और दूसरा फाइटर रोल में होता है जो कि फाइट करता है। तो फरीद साहब, आपका अगर ये है कि फाइटर पायलट मतलब फाइटिंग MiG-27, सुकोई, मिराज, ये सब उड़ाने वाला आज के दिन में नेवी में हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा एयरफोर्स में होगा। आर्मी का एविएशन कोर फाइटर पायलट नहीं बनाता है। अगर आपका ये जवाब ठीक था फरीद साहब, और कुछ पूछना है इसमें? सर मुझे ये पूछना था कि पायलट बनने के लिए मेरे ख्याल से ज्योग्राफी या फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है ना, क्योंकि कभी फरीद साहब मैं इसमें बताऊंगा। ठीक जो सारे बच्चों को काम में आएगा जी, कि जब आप एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करते हो, इंडिया के बाद में आप एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करते हो, या नेवी में पायलट बनने के लिए आप एयरफोर्स एकेडमी में आते हो, या जब भी आप फ्लाइंग के लिए सिलेक्ट होते हो, तो 3 एग्जाम्स होती है जिसको PFT कहते हैं। प्री फ्लाइंग टेस्ट 1, प्री फ्लाइंग टेस्ट 2, प्री फ्लाइंग टेस्ट 3, राइट? प्री फ्लाइंग टेस्ट का पासिंग कट ऑफ है 80 मार्क्स। प्री फ्लाइंग टेस्ट का प्री फ्लाइंग टेस्ट 2 का पासिंग परसेंटेज है 85, और PFT 3, प्री फ्लाइंग टेस्ट 3 का कट ऑफ है 90%। अब इसमें जो है जैसे आपने ज्योग्राफी जो बोला है, इसमें बेसिकली एवियोनिक्स के ऊपर ज्यादा जोर होता है। एवियोनिक्स रिलेटेड मैथमेटिक्स, एवियोनिक्स रिलेटेड फिजिक्स, एंड ये जो ज्योग्राफी जो आपने पूछा है, आजकल ये मैप के ऊपर उनको पढ़ाया जाता है, और चूंकि रडार सिस्टम्स वगैरह बहुत ज्यादा अच्छे हो गए, तो ज्योग्राफी का नॉलेज जरूर होना चाहिए, बट आप पूरे देश की इंट्रिकेट ज्योग्राफी का आपको नॉलेज कभी नहीं होगा। मान लो आप जैसे अभी ग्वालियर एयरबेस से उड़ के उन्होंने पुलवामा के बाद में जब उड़ी का अटैक किया था, जिसमें अपने विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैप्चर भी कर लिया था, तो ग्वालियर से लेके वहां तक का ज्योग्राफी की जानकारी होना बड़ा मुश्किल है। तो आजकल जो है रडार सिस्टम्स और जितने भी एवियोनिक के सिस्टम्स है वो इतने एडवांस हो चुके हैं कि उसने ग्वालियर से लेके अपना सिर्फ एयरक्राफ्ट को टारगेट किया कि इस डायरेक्शन में जाना है, और जब वो टारगेट पे पहुंचा तब वहां पर उसने उसकी ज्योग्राफी को उसके रडार स्क्रीन पे पूरी आती रही। तो एवियोनिक्स फिजिक्स, एवियोनिक्स मैथमेटिक्स जो है वो PFT 1, PFT 2 और PFT 3 में आता है।
और वो पढ़ाया जाता है, तो इसे आज चिंता करने की जरूरत नहीं है। No, actually, sir, somebody told me that when pilot is at some altitude, so what is happening? Sometimes they are getting the signal, yeah, things are not working. So at that time, they have to judge at what time they means having altitude, a longitude. According to that, I think some relations are there. What is happening in the combat aircrafts, whether it is a helicopter or a transport aircraft or fighter aircraft, that other than electronics, because electronics can be jammed, so the dual or triple instrument system is based on mechanical as well as hydraulics, through which the pilot comes to know his altitude from the mean sea level. Yes. Right? He comes to know the airspeed. He comes to know the wind speed. Airspeed is that the aircraft is going in this direction. The wind speed is. Nikhil, let's keep the discussion focused because this is going too much in detail. फरीद साहब, जो एयरफोर्स पायलट बनेगा, एयरफोर्स की जिम्मेदारी उसको पूरा ट्रेनिंग देना, और वो ट्रेनिंग दिया जाता है। और ज्योग्राफी का जहाँ तक सवाल है, जब इतना ट्रेनिंग दिया जाता है कि ही विल एडजस्ट टू द सिचुएशन, अगर प्रॉब्लम आ गई तो एडजस्ट करेगा। तो उससे साथ ही आपका कुछ प्रश्न है, आप पूछना चाह रही हैं, आप पूछिए। एंड अगर आप नहीं बात करें तो म्यूट कर लीजिए। हाँ, पूछो भैया। So what are the points we have to keep in mind when we are preparing NDA preparation? Download the notification, go through the syllabus, everything is given in that. And this in detail I had already covered, right? कि अच्छा, उसमें उन्होंने दिया हुआ है परसेंटेज वाइज, फिजिक्स के कितने % क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के कितने आएंगे, हिस्ट्री के कितने आएंगे, ज्योग्राफी के कितने आएंगे। बाजार में गाइड बुक्स अवेलेबल हैं, उनको बिल्कुल खरीदना नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो 11th और 12th का आएगा, उसमें से भी 11 जो है वो 80% आएगा, ठीक है ना। 12 20-25% आएगा, तो दैट मीन्स परफेक्ट 11th क्लास का मैथमेटिक्स चाहिए। इंग्लिश के लिए बेटा मैंने पहले भी बोल दिया था कि लैंग्वेज तभी काबू में आती है जब आपकी रीडिंग हैबिट्स और रीडिंग हॉबीज होंगी, उसका कोई सिलेबस नहीं है। फिर आपको साइंस और सोशल साइंस की बुक्स की जरूरत पड़ेगी, 8th, 9th और 10th की, और वो भी पुराने सिलेबस की, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, राइट। फिर करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी से कम 2 अंग्रेजी अखबार पढ़ना है, और अंग्रेजी अखबार पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी अखबार में पढ़ने लायक, आपके और मेरे पढ़ने लायक न्यूज हार्डली 10 या 15% होती है। मतलब अगर 18 पेज का टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, आधा पेज निकलेगा जो आपको इंडिया में काम में आएगा, और वो आधा पेज पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। निखिल, मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। बच्चों, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि क्या करना है, मैं कैसे करता था। पढ़ने का तरीका ये, मैं सभी स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, एनडीए और नो एनडीए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब रिवाइज आप करते हो तो जनरली लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके रिवाइज करते हैं, और उसमें बहुत टाइम लगता है। वो इतना रिवीजन हो जाना चाहिए कि बुक के टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर देख करके, आंखें बंद करके सोचो कि उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। और पहली बार जब करोगे तो चैप्टर में अगर 15 सेक्शन है तो 5 सेक्शन याद आएगा, 10 सेक्शन भूल जाओगे। तो आप उस चैप्टर को खोल करके 10 सेक्शन को फिर पढ़ लो। बाकी जो निखिल जी ने बोला, गाइड बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गाइड बुक प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन नॉलेज के लिए जो टेक्स्ट बुक है उसकी ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरत है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल, एक सेकंड अनन्या, बोलो बेटे अनन्या। Sir, my name is actually Aditi. अदिति, बोलो अदिति बेटे। Sir, do they ask questions that don't seem important but are actually very important? I don't know. So किसी भी एग्जाम में, एनडीए ही नहीं, किसी भी एग्जाम में 50% क्वेश्चन इजी रहता है ताकि एवरीबडी गेट्स गुड ग्रेड। नेक्स्ट 30% इज स्लाइटली डिफिकल्ट व्हिच इज मेड फॉर गुड स्टूडेंट्स, एंड लास्ट 20% इज वेरी डिफिकल्ट so that only very good and studious student can get that number. So कुछ ना कुछ क्वेश्चन बहुत टफ और बहुत ट्रिकी रहेंगे ही हर एक एग्जाम में। आप एग्जाम में रहो तो आप कैसा पेपर सेट करोगे? सभी इजी सेट कर दोगे? तो सभी तरह के क्वेश्चन रहेंगे।
बाय द वे ये कॉल भी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो हम अगला कॉल भी कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे, वो बता देना आप। तो आपका अदिति, आपका क्वेश्चन ये था कि ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, 20% क्वेश्चन टफ और ट्रिकी रहेंगे ही। Okay, sir. देखो अदिति एंड एवरीबडी, एनडीए में रूल ये है कि 10,000 एप्लीकेंट्स को ही पास किया जाएगा। अगर 2 लाख बैठेंगे तब भी 10,000 एप्लीकेंट्स को पास किया जाएगा, 20 लाख बैठेंगे तब भी 10,000 को ही पास किया जाएगा। सो डोंट लुक एट शॉर्टकट्स एनीवेयर, राइट? दैट इज वन थिंग। Second is that every question is of 3 marks, but mostly people fail in NDA exam because of negative marking. Nikhil ji and others have explained very well what it might take to crack these exams, the NDA exam, etc. But I think it's important to tell kids something about life in the armed forces. What is it that people joining the forces can look forward to apart from a good income, apart from material benefits? What is the culture of the armed forces? Sir, in one sentence, I will say that it is a life. I mean, why I'm associated with Shiv sir is that he is from army, I am from army. Why I'm associated with Tiwari sir, he is from army, I am from army. We have never met. ये जिंदगी और कहीं नहीं है सर, वाकई में बता रहा हूँ। तो सर थोड़ा सा इसको डिसएग्रीगेट करिए कि जिंदगी कैसी है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, इसमें हमारे बच्चे व्हाट कैन दे लुक फॉरवर्ड टू। स्पेशल है ये तो हम जानते हैं। अनिल जी एक सेकंड, लेकिन उसका फीचर क्या है? अनिल जी, निखिल जी, आप एक सेकंड रुकिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप बच्चे इस प्रश्न में इंटरेस्टेड ले रहे हैं या नहीं? बच्चे आप लोग बताइए, डू यू लाइक टू हियर द आंसर और यू डोंट हैव टाइम फॉर द आंसर? इनके क्वेश्चंस थे सर कुछ बच्चों के। Sir, I am interested in. Okay, so one. Enough time. Sir, I am very interested. Oh my God! So definitely we have to answer this question. So this Yes. call will get over in few minutes. Let's join the other call, and all of us are from army. Me, Tiwari ji, Nikhil ji. We can give you different perspective to that question. तो बिफोर दिस कॉल एंड्स, ये अपने अदिति और अनन्या और बाकी सब बच्चों को एक चीज बताना मैं चाहूंगा कि जब आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करते हो तो न ही सिर्फ आप अपने जॉब या प्रोफेशन के लिए ज्वाइन करते हो, आप एक उस परिवार को ज्वाइन करते हो जो आपके साथ ताउम्र जुड़ा रहता है। जैसे मेरी बटालियन ने 1999 में 175th रेजिंग डे मनाया था। मेरी बटालियन का रेज हुई थी 19 फरवरी 1824 को। तो 99 में हमारे बीच में ब्रिगेडियर बीडी मान सिंह आए थे, जो 1956 में उन्होंने मेरी बटालियन को कमांड किया था, और मेरा जन्म है 1964 का। और वो एज अ परिवार हमारे बीच में रहे 4 दिन, और हमने उनको एज अ घर के एल्डर, बटालियन के एल्डर, हमने उनको लुक आफ्टर किया। ये सर्विसेज जिस तरह से आपको लुक आफ्टर करती है वो एक बहुत ही अलग तरीका होता है। मैं पठानकोट में सिंगल ऑफिसर था, टेंट में हम लोग रहते थे। मुझे बहुत जोर से ये डेंगू हुआ था जो अभी चल रहा है। मेरे बटालियन से कर्नल सेठी जो है वो जिप्सी लेके आए, और मिसेस सेठी पीछे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे उठाया, जिप्सी में रखा, अपने घर ले गए, और अगले 10 दिन में उनके घर में था। हाँ, ये बात अलग है, जब ठीक हो गया वापस गया, कर्नल सेठी ने खुद ने मुझे बहुत सारे काम दिए, जो भी दिए वो तो करना है, पर वो जो 10 दिन उन्होंने मुझे लुक आफ्टर किया, हो सकता था कि वो मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट करा देते, पर क्यों नहीं कराया कि ये मेरी बटालियन का है। और तब मेरी उम्र सिर्फ 22 या 23 साल हो गई, लेफ्टिनेंट कैप्टन था मैं, यंग कैप्टन। तो घर लेके गए वो। फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पूरी उम्र रिटायरमेंट के बाद भी लुक आफ्टर करता है। हाँ, पोस्टिंग सियाचिन में होगी तो आपको वहां पर ठंड से लड़ना पड़ेगा, एलओसी पे होगी तो मिलिटेंट या पाकिस्तान से लड़ना होगा, या बस्तर जैसे इलाके में होगी तो आपको नक्सल के साथ लड़ना होगा, पर वो पूरी जिंदगी में थोड़ी लड़ना है। सियाचिन से उतर के अच्छी पोस्टिंग में भी आओगे, दिल्ली आ सकते हो, ग्वालियर आ सकते हो, इंदौर तो नहीं, मऊ आ सकते हो, राइट?
और ये रिश्ते इतने प्रगाढ़ होते हैं, ये पूरी जिंदगी चलते हैं। तब तक मैं आर्मी के बारे में बताता हूं जो मेरा अनुभव है। आप कभी भी नए जगह जाते हो, आज के दिन में भी किसी भी और कैरियर में आपसे कोई मिलने या आपको कोई अपने घर नहीं बुलाएगा सिवाय डिफेंस सर्विसेज का। आप किसी भी नए स्टेशन पे जाते हो, आप किसी भी अफसर के घर में नॉक कर दो, वो खोलेगा, आपसे पूछेगा, पहले पूछे कि आपको क्या चाहिए, वो पहले अंदर बुलाएगा, बिठाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा आप क्या करें आपके लिए, आप क्या चाहते हो। ये अपनापन दूसरे जगह दिखाई नहीं पड़ेगा। बाकी तो आर्मी का कैरियर है, तो कैरियर में तो जो काम है करना वो करना पड़ेगा। एनीवे, तो अभी 2 प्रश्न था पिछले, एक तो पायल का था, निखिल अभी आया नहीं तो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो बताऊंगा बाद में। और एक प्रश्न साहिल का था कि निखिल जी आप किस रेजिमेंट में थे, तो वो भी निखिल जी बताएंगे। आर्मी का लाइफ जितना सुनना चाहोगे, हम लोग को कोई काम नहीं है, यही बोलते रहेंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा अपना अनुभव बताने का, इसलिए उसके बारे में कम सुनो, जितना प्रश्न वही पूछो तो ठीक रहेगा। हम लोग, मैं 15 साल 16 साल रहा हूँ, निखिल 20-25 साल रहे, 20-25 साल जिंदगी का जहाँ दिया उसके बारे में तो हम लोग बहुत देर बोल सकते हैं, इसलिए वो टॉपिक छोड़ दो। बहुत अच्छा जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं। एक मोटा मोटी एक सबसे अच्छा जिंदगी ये है कि आपको देश इज्जत करती है और आप एक ईमानदारी पूर्वक ठीक ठाक जिंदगी जी सकते हो, बिना किसी के आगे झुके, बिना किसी से कोई किसी चीज के लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल रेस्पेक्टेबल जिंदगी जी सकते हो। अभी बहुत लोगों को प्रश्न है, तो अभी पुराना प्रश्न मैं पढ़ूं या आप लोग फिर से पूछ लोगे? आप लोग पूछ लो अपना अपना प्रश्न। निखिल आ गया? निखिल नहीं आया अभी तक। निखिल आर यू देयर? सर शेषाद्री का सवाल था, लगता है वो खोज रही है कुछ। हाँ शेषाद्री पूछो बेटी। बेटा आप पूछिए। सर व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ नेवी? स्वयं ऐसे करके कुछ है जो सॉरी पिछले एक वेबिनार हमने किया था जिसका मोटो उसमें बताया था ये कैप्टन खान ने, उसका मतलब उसका संस्कृत में है और वो मेरे को याद नहीं है, लेकिन वीडियो देख करके हम बता सकते हैं। नेवी का मोटो क्या है तिवारी जी? संयम करके कुछ है ना, शिक्षा करके, तो तिवारी जी ड्रॉप हो गए, तो मैं खोज के बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें उन्होंने बताया, काफी विस्तार से बताया है, मेरे को याद नहीं है, सॉरी शेषाद्री, मैं पूछ करके बता सकता हूँ लेकिन मेरे को याद नहीं है। वरुणा। क्या बोले? बोलो साहिल। 109 वरुणा, ये हाँ, नेवी का 109 मोटो। वरुणा। हाँ, उसका मतलब क्या हुआ? सर पता नहीं। अच्छा, 109 वरुणा है, ले दे करके समुद्र में विजय पाना है, ये मतलब है। लेकिन सर जो जल का भगवान जो होते हैं ना, वो वरुणा, हाँ हाँ वही। हाँ, तो जल के भगवान को प्रणाम करते हैं, वरुण को। लेकिन क्वेश्चन अच्छा से सादरी, मेरे को याद नहीं है। और प्रश्न किसी का? हंस रही है ससादरी, तो खुल करके हंसो, अनम्यूट करके हंसो। अब किसी को प्रश्न नहीं है तो फिर तो कॉल बंद करना पड़ेगा। कुमार जी, डिड आई लूज यू ऑल? हाँ, सर कुछ देर के लिए आप लूज कर गए थे। हाँ साहिल। आई लॉस्ट। सर पिछला क्वेश्चन देखिए ना। पिछला क्वेश्चन है निखिल जी आप किस रेजिमेंट के हैं? वो तो निखिल जी ही बताएंगे, मेरे को पता नहीं। इन्फेंट्री के हैं ये तो पता है, वो तो बताए अभी कि वो सर उसके पहले और 2 क्वेश्चन मैंने पूछा था। सर बताइए, ये BSS 7 मिनट बचा है? नहीं, ये तो कुछ और प्रश्न के। हाँ तुम्हारा, हाँ निखिल साहब, नहीं तो अनिल जी पूछ रहे हैं। साहिल सर टाइम खत्म हो जाएगा क्या? हाउ आर कैडेट सेलेक्टेड फॉर चॉपर पायलट और फाइटर पायलट इन एयर फोर्स? वो
दो चीज होता है किसी भी सिलेक्शन में, दो चीज होता है पूरे डिफेंस सर्विसेज में। एक, आप उसको ऑप्ट करें, और दूसरा आप उसके लिए फिट पाए जाएं। जो फिट है, फिट दो तरह का है, एक तो आप काबिल हैं और दूसरा आप मेडिकली फिट है। और एक चीज कोई नहीं बता पाया है, भूल गया, वो ये है कि आपका आंख का साइट जो है वो एक डायमेंशन है और दूसरा डायमेंशन कलर परसेप्शन है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को सब कलर दिखाई नहीं पड़ता है। तो अगर कलर परसेप्शन आपका कमजोर है तो एयरफोर्स और नेवी में आपका नहीं होगा, और अगर कलर परसेप्शन बहुत कमजोर नहीं है तो आर्मी में हो जाएगा, और उसके लिए टेस्ट होता है। और क्यों होता है उसका कारण आप समझ सकते हैं कि एयरफोर्स नेवी में फ्लेयर जो होता है, एक तरह का रॉकेट होता है जो फायर करते हैं, उसका अलग अलग रंग होता है और उसका मतलब होता है। तो इसलिए आपको वो कलर पहचान में आना चाहिए। अगर आप वो डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे ऑरेंज और पिंक के बीच तो प्रॉब्लम बहुत खराब हो सकता है, इसलिए वो सब जरूरी है। तो चॉपर पायलट, फाइटर पायलट, से मेरा एक दोस्त था वो फाइटर पायलट था हिमाचल का, उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसको परमिशन मिला चॉपर पायलट बनने का। कोई और दोस्त था जिसका स्टार्ट हुआ चॉपर पायलट से, उसका एक्सीडेंट हुआ तो ग्राउंड ड्यूटी पे आ गया। कोई और दोस्त था जो फाइटर पायलट था, उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो ट्रांसपोर्ट पायलट बन गया। तो आपको ये सब दोनों चीज, आपकी इच्छा, आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, और आपका टेस्ट, उस टेस्ट में अगर आप सफल हुए तो आपको मिलेगा। तो साहिल, ये समझ में प्रश्न का जवाब मिला आपको? यस सर। ओके। निखिल, पायल पूछ रही है जो आपने लिंक शेयर किया था फर्स्ट सेशन में, वो लिंक उसको चाहिए। कोई लिंक आपने शेयर किया होगा फर्स्ट सेशन में, तो वो लिंक फिर से चाहिए निखिल। सॉरी, कौन सी लिंक सर? मैं अभी आया हूँ। कोई लिंक आपने फर्स्ट सेशन में शेयर किया होगा। हाँ हाँ, तो वो लिंक, एक्सक्यूज मी सर, वो आई जस्ट डू इट। हाँ, तो वो आप दे दीजिएगा। और दूसरा प्रश्न है साहिल का कि आप किस रेजिमेंट के हैं? आपका बता दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आप बता दो निखिल, गोरखा रेजिमेंट वाले आप ही लोग बोलो। हाँ जी, गोरखा रेजिमेंट का हूँ मैं। डिफरेंस क्या पूछना है साहिल? गोरखा रेजिमेंट और दूसरे रेजिमेंट में डिफरेंस पूछना है? नो सर। तो सर डिफरेंस तो इतना ही ना होता कि गोरखा को एक एक्स्ट्रा खुखरी मिल जाता है और अदर रेजिमेंट को वो नहीं दिया जाता है। अगर उतना डिफरेंस होता है तो फिर अलग बनाने की जो दोनों का अलग अलग ट्रेनिंग होता है, अलग नाम होता है, अलग मोटो होता है, बहुत कुछ होता है। बट एनीवे, इस उम्र के लिए काफी है। हाँ, एक खुखरी काफी है इस उम्र में कि वही डिफरेंस दिखाई पड़ता है, तो कोई बात नहीं, चलेगा। excuse me सर sir, I मोटो have भी a पता है। question. हाँ, या सर अभी आपने जो बोला था ना खुखड़ी टाइप का, वो क्या होता है? सर, कुकरी नेपलीज चाकू है। खुखरी जो है, गोरखा लोग सिविल में भी नेपाली नॉर्मली गोरखा लोग होते हैं, गोरखा लोग नेपाल के नॉर्मली होते हैं। उनका वो एक अस्त्र होता है जो यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ लाठी है, भाला है, वैसे गोरखा लोगों का जो वेपन है, जो अस्त्र है, वो खुखरी है। और हमारे गोरखा रेजिमेंट ने वो अस्त्र अपने मोटो के रूप में, अपने चिन्ह के रूप में अख्तियार किया है। तो इसलिए गोरखा लोगों के साथ खुखरी हमेशा समझी जाती है उनकी अपनी। तो वो कोई ऐसी बड़े अंतर की बात नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा चिन्ह है गोरखा रेजिमेंट का। और शेषाद्री, ये Neha, you can ask Nisang that question. एंड शेषाद्री, आपका ये होमवर्क है कि आप गूगल पे सर्च करके एक खुखरी देखो, कैसा देखने में लगता है खुखरी। Excuse me, sir, Aditi, I have a question. A Nepalese teacher in our school.
So if you simply go to that teacher, she'll be able to tell very easily. ओके, आदित्य आप क्वेश्चन पूछो बेटी। So my question is, so what is the life of an army officer? So I really want to know. व्हाट डू यू मीन बाय Yeah. Okay. So I'll So tell you. what We is it work hard, like we being party an army hard. officer? Aditya, I'm telling you. We कर्नल work निखिल, hard, we party hard. नहीं We play hard games. नहीं, आपको सही मायने में जवाब दिया जाएगा, मैं दे रहा हूँ। निखिल आप सुन लो ध्यान से, फिर आप करेक्ट करना और सब लोग कंट्रीब्यूट करें। लेट्स थिंक ऑफ ए आर्मी लाइफ पोस्टेड इन दिल्ली। ओके, तो एक आर्मी ऑफिसर है, मेजर साहब है, वो सवेरे जगता है, दिल्ली में पोस्टेड है और दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। तो दिल्ली में अगर आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड है तो उसको पीटी नहीं जाना पड़ता है। वो सवेरे जगता है 8-9 बजे, 9 o'clock तक उसको आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ता है, 5 बजे तक ऑफिस करता है, फिर घर आ जाता है। वो बिल्कुल आर्मी लाइफ नहीं है, सिविल लाइफ टाइप का हो जाता है। दिल्ली में ही पोस्टेड है, लेकिन एक यूनिट के साथ पोस्टेड है, इन्फेंट्री यूनिट के साथ पोस्टेड है। तो वो सवेरे जगेगा 5, 5:30, 6 डिपेंडिंग ऑन विंटर, समर एंड ऑल दैट। उसको पीटी जाना पड़ेगा। पीटी करने के बाद जनरली आर्म्स क्लीनिंग होगा, राइफल का साफ सफाई, गाड़ी का साफ सफाई, कुछ कुछ होगा। बाय अबाउट 7:30 दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। म्यूट कर लो निखिल भाई, आपका यार आवाज। हाँ, yes sir. हाँ, फिर वो 7:30 के आसपास घर आएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, नहाएगा, धोएगा। बाय अबाउट 8:30 ही इज बैक इन ऑफिस। फिर ऑफिस में जवानों का सब प्रॉब्लम सुनेगा, किसको छुट्टी जाना है, किसको कपड़ा मिला, किसको खाना मिला, किसी ने कोई बदमाशी किया या कुछ प्लानिंग कर रहा है, एक्सरसाइज होने वाला है, वो लाइफ करेगा। 1-1:30 बजे वो फिर लंच के लिए आएगा। लंच करने के बाद 4 बजे वो वापस जाएगा और गेम्स होगा, और गेम्स के बाद वही कहानी, वेपन का इंस्पेक्शन, रेडियो सेट का इंस्पेक्शन, कपड़े का जो भी कहानी है, 6:30 तक वो होगा। कम से कम महीने में 1 बार 2 बार नाइट मार्च होगा, नाइट का लाइफ होगा, ट्रेनिंग होगा। साल में 2-3 बार उसके जो भी आर्म्स का है उस आर्म्स का ट्रेनिंग होगा। साल में 1-2 बार एक्सरसाइज होगा, जिसमें राजस्थान जाएगा, कोई कहीं जाएगा, डिपेंडिंग ऑन सब जगह, डिपेंडिंग ऑन आपका आर्म्स। हर एक 2 महीने 3 महीने में राइफल का फायरिंग प्रैक्टिस होगा, फायर ड्रिल होगा। तो ये सब करके वो दिल्ली का लाइफ ये है। अब आप जाओ कि आपका पोस्टिंग फिरोजपुर में है और आप आटे यूनिट के हो, तो मोटा मोटी लाइफ जो मैंने दिल्ली यूनिट का बताया वही लाइफ फिरोजपुर में है। लेकिन आप आटी के हो तो आपको आटी का गन का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, गाड़ियों का करना पड़ेगा। आप ईएमई में हो तो आपको ट्रेनिंग होगा, आपके जवान जो है आपके साथ उनको आप ट्रेनिंग दोगे, बहुत सारे नियम कानून है उसको रिवाइज करोगे, ये काम करोगे। और पार्टी तो आपको, कोई ऑफिसर नया आएगा तो उसका पार्टी होगा, कोई जेसीओ रिटायर करेगा तो उसका पार्टी होगा। तो इस तरह करके जिंदगी चलती है। आप फील्ड कंडीशन में हो, अरुणाचल प्रदेश में तवांग में डिप्लॉयड हो, ऑफिसर हो, तो अब आपकी मेन जिम्मेदारी है अपने जवानों की सब तरह से सुरक्षा। सब तरह से मतलब केवल चाइनीज से नहीं, सर्दी से सुरक्षा, केरोसिन है या नहीं, केरोसिन है तो तंबू है या नहीं, उसको जूट, उसके पास बूट्स है या नहीं, उसके पास जो भी सामान ऑथराइज है वो है या नहीं, खाना आया या नहीं आया, एएससी ने सप्लाई किया तो उसमें दूध के बदले पानी तो नहीं दे दिया। ये सब जिम्मेदारी एज ए ऑफिसर आपकी है, आपका परिवार वहाँ पे नहीं है। आप 24/7 अपने जवानों और दुश्मन ये सब के बारे में काम कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन आपका पोस्टिंग कहाँ है, आपका रैंक कहाँ है, और उस समय उस जगह की, उस रैंक की जरूरत क्या है। ये और आपकी अपॉइंटमेंट, सर अपॉइंटमेंट, वेदर यू आर आपका क्वार्टरमास्टर, एडजुटेंट, आपका रोल क्या है, उसके ऊपर से आपकी ड्यूटी जिम्मेदारी बनती है। अब जो मेस में पार्टी बोला, तो मान लो कि आप मेजर साहब हो लेकिन मेस का सेक्रेटरी हो, तो आपको जो घर में माँ बेटी करती है वो भी करना पड़ेगा कि भैया इस पार्टी में हम बैगन का भरता बनाएं या शिमला मिर्च का बनाएं, तो वो भी आपको तय करना पड़ेगा मीनू। और मीनू ही नहीं, डेकोरम जो होगा मेस का, उसमें कहाँ लाइटिंग होगा, कहाँ फूल रखा जाएगा, कहाँ क्या रखा जाएगा,
वो सब भी आपको करना पड़ेगा। I hope I have answered enough. But if you want to know more, there are so many officers, we can keep talking on this. And Aditi, क्या होता है कि अपॉइंटमेंट निखिल, एक चीज मैं भूल गया। Until you are 12-13 years of service, almost every year you will be sent on some training. कभी गाड़ी सिखाने का ट्रेनिंग होगा, कभी राइफल चलाने का, कभी हवाई जहाज पहचानने का, कभी जूनियर कमांड, कभी सीनियर कमांड, कभी कोई चीज, कभी पीटी कोर्स। आपको कम से कम साल में 1-2 बार तो ट्रेनिंग के लिए जाना ही पड़ेगा, और उस ट्रेनिंग में आपको जिम्मेदारी कम हो जाती है, आप स्टूडेंट हो जाते हो, इसलिए ऐश करते हो। जिम्मेदारी आपकी कम जाती है ट्रेनिंग में, केवल पढ़ना रह जाता है, आपका पीपल मैनेजमेंट जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। I hope I answered enough. But Nikhil, if you want to add anything, or Aditi, you have more question, go ahead. See, Aditi, Aditi, the appointment also matters. Like when I was posted in Gwalior, in a very different terms I'm using, I was the chief operations officer of an armored brigade. I had almost about 10 to 12,000 troops who were to be trained and deployed. Then I got posted as chief training officer. Sir, I was actually Colonel GS training, but I'm using these words with your permission. So I was responsible for the various courses being run for officers, JCOs and Jawan. So my entire focus was only on training. But when I was in Gwalior, my entire focus was on attack on Pakistan. Before that, when I was posted in Nasirabad, I was defending India. I was not into the attacking role. I was in the defense of India. So how the defense will be there, right? When I went to Somalia, the thing was very different. I mean, 1.5 साल Somalia में एक भी गोली भी नहीं चलाई. With this, we answer question of Sahil. Difference between OTA and IMA. सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये देहरादून में है. एनडीए के बाद भी आप वहाँ जाते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, या सीडीएस के थ्रू भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं, या आपने बीटेक किया है तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के थ्रू भी आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं. ओटीए 2 है इंडिया में. ओटीए गया, जहां पर आप 10+2 बीटेक के लिए ज्वाइन करते हैं जेई के स्कोर के ऊपर, जो कि मैंने पहले भी बताया था. और जो ओटीए चेन्नई है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सीडीएस की एग्जाम के थ्रू, या एनसीसी के थ्रू, या टेक्निकल एंट्री के थ्रू, या लॉ एंट्री के थ्रू. ओटीए चेन्नई जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है, और ओटीए गया और इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये परमानेंट कमीशन के लिए. शॉर्ट सर्विस कमीशन मीन्स आप 14 साल तक उसमें सर्व करेंगे, और परमानेंट कमीशन मीन्स जब तक आप रिटायरमेंट नहीं जाते हैं तब तक आप उसमें सर्व करेंगे. और एक अंतर ये भी है कि आईएमए में ट्रेनिंग 1.5 साल का होता है, जो डायरेक्ट एंट्री है. जो सीडीएस एग्जाम के बाद जाते हैं उनको 1.5 साल की ट्रेनिंग है. जो एसीसी आर्मी कैडेट कोर या एनडीए से जाते हैं वो उनका 1 साल का ट्रेनिंग है. ओटीए में 9 मंथ्स का ट्रेनिंग है. आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. Yes, sir. The interactivity of this session is very happy. I am very happy about that. पहली बार आप लोग इतना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ. तृप्ति, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो निखिल, what are qualities that officers look for in a candidate? Right. इस पे तो निखिल आप ही बताओ. जी सर, आपका आदेश. बेटा, जो क्वालिटीज किस तरह से आपने डेवलप करना है ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके एकेडमिक्स परसेंटेजेस बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए. फिर द ऑफिसर्स लुक फॉर in SSB they look for a specific set of qualities which is called as a officer like qualities, right? और समय कम नहीं, 5 दिन चलता है SSB इंटरव्यू. उस 5 दिन में 3 अलग अलग असेसर्स वही सेम OLQs के लिए एक कैंडिडेट को असेस करते हैं. उन तीनों की टेक्निक अलग है. जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो साइकोलॉजिस्ट उसकी टेक्निक से निकालता है. ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर जो है वो ग्रुप डायनामिक्स में देखता है कि जो कैंडिडेट है उसको ग्रुप ने कितना एक्सेप्ट किया है, वो ग्रुप में कितना
प्रभावशाली हो रहा है, दैट इज इफेक्टिवनेस इन द ग्रुप। और वो GTO जो है वो बहुत सारी टेस्ट कंडक्ट करता है। और जो लास्ट होता है, या लास्ट तो नहीं बट जो तीसरे असेसिंग ऑफिसर होते हैं वो होते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो कि बोर्ड में सबसे सीनियर होते हैं। वो आपका 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं। तीनों जो हैं, साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ये तीनों वही स्पेसिफिक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के लिए एक कैंडिडेट को असेस करते हैं। तीनों की टेक्निक्स अलग है बट तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। अगर मान लो कोई कैंडिडेट SSB इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता है तो उसमें वो पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिटीज नहीं है, तो वो GTO केस में भी निकल के आएगी, इंटरव्यू में भी निकल के आएगी और साइकोलॉजी में भी निकल के आएगी। अब कोई व्यक्ति अगर SSB इंटरव्यू क्लियर नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो 2 हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे, वो नेवी बीटेक एंट्री की SSB में 3 बार रह गए थे। अमिताभ बच्चन जो कि क्या बोलते हैं सुपरस्टार वगैरह बने हैं, वो भी SSB इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है ना? तो उन क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए ध्यान दीजिए, न कि उनकी टेस्ट या टेक्निक के ऊपर। नहीं तो इसमें एक चीज और जोड़ दो कि इफेक्टिवली आपको देखते हैं कि आप टीम प्लेयर हो या नहीं। इसीलिए कर्नल निखिल ने पहले भी बताया था कि आप टीम गेम्स खेला करो, इंडिविजुअल गेम नहीं। दूसरा, पिछले एपिसोड में कर्नल निखिल ने बताया था हॉबी जब पूछा जाता है आपको, तो हॉबी आप जनरली रीडिंग दो, बाकी सब कुछ जो है वो आपका इंटरेस्ट हो सकता है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने रीडिंग दिया और जब इंटरव्यू लिया या कहीं इसमें GTO टास्क में आपको स्पॉन्टेनियस स्पीच देना पड़ता है, उस दोनों को आप अगर कोरिलेट कर सको, रीडिंग से एग्जाम्पल लेकर के स्पॉन्टेनियस स्पीच में यूज कर सको, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन आपने हॉबी दिया रीडिंग और इंटरव्यू में पूछा कौन सा किताब पढ़ते हो, तो आप बोलो मैं तो क्लास का किताब पढ़ता हूँ, तो दैट्स नॉट हॉबी। तो वो कोरिलेशन देखते हैं। और निखिल जी ने बोला, लेकिन मैं उसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ फिर से, साइकोलॉजिस्ट, GTO, प्रेसिडेंट, इन तीनों में से कोई एक भी कह देगा ये बंदा फिट नहीं है एंड ही हैज टू एक्सप्लेन दैट, तो आप सेलेक्ट नहीं हो। तो इट इज नॉट कि तीनों में एक में आपने 100% नंबर लाया, दूसरे में कम भी लाया तो ब्रिज हो जाएगा, वो नहीं होगा। अगर साइकोलॉजिस्ट कह दिया कि नो आई डोंट फील ही इज द राइट कैंडिडेट, प्रेसिडेंट कह रहा 100 मार्क्स, GTO कह रहा 100 मार्क्स, देन यू विल नॉट बी सेलेक्टेड। प्राइमरली रीजन है कि आपको तभी सेलेक्ट करेंगे जब वो सोचेंगे कि आप जवानों को लीड करेंगे और उसका जीवन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निखिल आप म्यूट हो जाओ, एक सेकंड, बहुत नॉइज आ रहा है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं कि NDA का मोटो क्या है। NDA में हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं हर एक दिन, आवर कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, आवर men we command come second always and every time, my own comfort come last always and every time। तो ये 3 चीज आपको ध्यान देना है, कंट्री, मैन, आप। ये क्वालिटी आपको देखा जाता है SSB में। क्या आपको कंट्री के लिए प्यार है, आप दूसरे को अपने से ज्यादा महत्व देते हो, फिर आप अपना कंफर्ट त्याग करने के लिए तैयार हो दूसरे के लिए। ये 3 चीज देखा जाता है SSB में। ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये जेंडर बायस पे दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि डिफेंस फोर्सेस जो है वो टोटली जेंडर न्यूट्रल है, वॉरफेयर जो है वो टोटली जेंडर न्यूट्रल है, राइट। तो हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि ये लड़की है तो ये सियाचिन नहीं जाएगी, ये लड़की है तो पाकिस्तान में लाहौर में जाके अटैक नहीं करेगी। अब इसीलिए मैंने उसमें आपके करिश्मा आंसर दिया है कि उस YouTube वीडियो को पहले आप देखो कि आप मेंटली, आपका परिवार मेंटली और फिजिकली इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि लड़कियों ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन किया है, पर वो एक मैच्योर लेवल पे ज्वाइन किया है। और आज जब आप 17-18 साल के एज के ऊपर ज्वाइन करोगे तो बहुत सारा उसमें फर्क होता है। अब
अगली बात यह है कि ऑपरेशंस में, क्योंकि जैसे आर्मी पूरे टाइम ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहती है, उस ऑपरेशंस में सबने जाना है, और वो मेजर शैलजा ने उस यूट्यूब के वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप कृपया देखिए। या अब किसका क्वेश्चन था? Sir, what do you mean by stereotyping in Navy? I don't understand the question. What do you mean? Are you saying that if somebody joins Navy, he has to be of a particular trait? Like he has to be That's always... right. Yeah, go ahead, please. That's what we meant. Are there any kind of stereotyping based on the background that we come from, or No. the part of the state we come from? No, not at all. Not at all. So I am ex-NDA. I cannot locate any specificity for naval or air force or anything. I had my colleagues are from all states of India. So there's no trait. Jokingly, we can give somebody some name, that is different thing, but there's no stereotype anywhere. And also, Aditi asked a question, if you are from Delhi and deployed in Kashmir, yes, the moment you join defense services, you can be deployed anywhere. जैसे निखिल सर, आपने जब कैप्टन रैंक, मतलब आप एक प्लेटून कमांडर जब थे, मतलब कैप्टन रैंक का, तो एक प्लेटून कमांडर को जब कोई ऑपरेशन होता है तो अपने मतलब जैसे सिपाही को कमांड देना पड़ता है एक ऑपरेशन में, तो सिपाही को सिर्फ है बंदा को मारना, और एक कमांडर को बंदा को मारना भी है और अपने सिपाही को कमांड भी देना है। तो सर इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है? देखो, प्रॉब्लम ऐसा है साहिल कि एज एन ऑफिसर आप उस एक जवान के ऊपर नहीं फोकस करते हो, आप उस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हो जो आपने कैप्चर करना होता है, राइट? उस ऑब्जेक्टिव को कैप्चर करने के लिए आपके अंडर में जितने जवान हैं, अब आगे चल के एक्चुअली बैटलफील्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इट्स मोर ऑफ अ साइंस एज अ वॉर, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम उस ऑब्जेक्टिव को टारगेट करते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को हमने, चलो आपने कैप्टन बोला तो चलो इस बंकर को मैंने कैप्चर करना है, राइट? उस बंकर को कैप्चर करने के लिए मेरा रोल कहाँ पर रहेगा, जिस जवान के पास में लाइट मशीन गन है उसका रोल कहाँ पर रहेगा, जिस जवान के पास में ग्रेनेड्स ज्यादा हैं उसका रोल कहाँ पर रहेगा, जिस जवान के पास में राइफल ज्यादा है उसका रोल कहाँ पर रहेगा, जो जवान रेडियो सेट लेके चल रहा है उसका रोल कहाँ पर रहेगा। ये सारा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो है ये बड़ी डिटेल में वो उस ऑफिसर को, जवानों को बताना पड़ता है। Sir, if I may say just this, that I have a meeting at 9:30 right now. So I would want to take your leave. I must thank all of you for this very significant and very insightful interaction. Thank you, Anilji. Let's remain in touch. Sure, sir. Thank you. Dr. Sethi, goodbye. Jai Hind. जी, जय हिंद। तो आप जो भी प्रश्न पूछा था जवान और ये, तो उसका जो एनडीए का मोटो बताया था, वहाँ से आप रिलेट करो इसको। व्हाट वाज मोटो ऑफ एनडीए? माय कंट्री कम फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, माय मेन कम नेक्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, आई कम लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। तो इस केस में जो कर्नल निखिल ने बताया, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप सब ने नाम सुना होगा बत्रा साहब का। यस सर। जिनको परमवीर चक्र मिला, 16 जकला इन्फेंट। हाँ, तो व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड बत्रा डू? फॉर हिम कैप्चरिंग दैट पॉइंट वाज मोर इम्पोर्टेंट देन सेविंग हिज मेन्स लाइफ और हिज ओन लाइफ। So that motto, that promise that we do every day in NDA, that's what is being repeated here. So objective is most important, then men's comfort, and then lastly your comfort. सर मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन पूछना चाहिए किसी भी डिफेंस स्टाफ से, मतलब जो सर्व कर रहे हैं, और किस तरह का नहीं पूछना चाहिए। ये तो तुम्हारा क्वेश्चन तो बहुत टफ है।
बेटा आप क्वेश्चन पूछो, वो डिफेंस ऑफिसर डिसाइड करेगा कि उसने वो जवाब देना है कि नहीं देना है, क्योंकि अगर नेशनल सीक्रेट से रिलेटेड है तो मैं या शिव सर भी ये जवाब नहीं देंगे। तुमने इस लेवल पे जो क्वेश्चन पूछना है वो ये है कि तुमने एनडीए की पढ़ाई कैसे करना है, तुमने वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कैसे डेवलप करना है। जैसे अभी समझ में आ रहा है कि तुमको अपना कम्युनिकेशन बहुत सटीक करना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्लो में आप वो क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, राइट। तो आप रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो, रेलेवेंट क्वेश्चन का रेलेवेंट जवाब मिलेगा। वो आर्मी ऑफिसर डिसाइड करेगा कि इस क्वेश्चन का जवाब देना है या नहीं देना है। जैसे कई सारे सीक्रेट ऑपरेशंस अगर होंगे, उसके जवाब आपको कोई नहीं देगा। यस सर। और एक और चीज मैं सब बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन पूछने से डरो मत। हमारी और तुम्हारी उम्र है सीखने की, जितना हम सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। शिव कुमार जी, एक दो चीज मेरे मन में है। जी जी बताइए। कि मैं कहना चाहता हूँ बच्चों के क्वेश्चन पर ही। एक बिटिया ने क्वेश्चन पूछा था, कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट है। उसका जवाब दिया तो हम लोगों ने, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि ये सोच के किसी भी तैयारी को मत करो, चाहे वो डिफेंस का हो या अदरवाइज हो, ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2 नंबर का है वो 5 नंबर का है। मेरे ख्याल से सबकी तैयारी बराबर करो, खासकर एनडीए सीडीएस इन सब इम्तहान में वो बहुत ज़रूरी है। ये सोच के मत जाओ कि ये कम पढ़ने का है वो ज़्यादा पढ़ने का है। तो एक तो ये बताना चाहता था, कोई भी चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट है ऐसी बात नहीं है, जितना ज्ञान आपका होगा उतना अच्छा होगा। दूसरा पूछा था मेरे ख्याल से शेषाद्री के ही किसी स्टूडेंट ने कि फाइटर पायलट बन सकते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी है क्या। उसका भी जवाब दिया था, कई तरीके से लोगों ने दिया था। मैं ये कहना चाहता सिंपल कि हाँ, फाइटर पायलट आप कोई भी बन सकता है। एकदम ये नहीं सोचना है कि हम नहीं बन सकते हैं। आपकी फिजिकल एबिलिटी जो है उसको डेवलप कीजिए, थोड़ा फिजिकल ज़रूरतें हैं उसको पूरा कीजिए और आप सब कोई बन सकते हैं। 2016 में 3 लड़कियां फाइटर पायलट बनी थी, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। those are the real hero women of India. Very proud. उन बेटियों के हम बड़े गर्वान्वित हैं उनके लिए। तो सब बेटियां भी ऐसा कर सकती हैं, बेटे तो करते ही रहे हैं। तो आप अपना सपना ऊंचा रखो, कोई भी कर सकता है। एक दूसरी बात मैं बताना चाहता था कि हम लोगों ने बहुत सा बात किया है आर्मी के बारे में, नेवी के बारे में, मिलिट्री सर्विसेज के बारे में, एयरफोर्स के बारे में और वहाँ के जीवन कैसा है। तो आप में से कुछ लोग घबरा रहे होंगे और कुछ लोग बहुत गर्वान्वित हो रहे होंगे। ये दोनों भावनाएं जो हैं सही हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। सवाल भी मुश्किल हैं, जीवन भी कठिन है, लेकिन इतना अच्छा जीवन कहीं नहीं है, ये मैं कह सकता। मैं इतने दिनों बाहर भी रहा हूँ, तो हमने थोड़ा सा वहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा है। बहुत ही अच्छा जीवन है। और आप दिल्ली के हैं, आप फिरोजपुर में पोस्टेड होंगे या केन्या में पोस्टेड होंगे, आपको पता नहीं है। भारत की फौज बहुत दिनों से, पिछले 60-70 वर्षों से, उससे भी पहले से अपने जवानों को विदेश में भेजती है। यूनाइटेड नेशंस के डिफेंस में बहुत से हमारे पलटन जाते हैं। हमारी आर्मी ने नाइजीरिया का डिफेंस एकेडमी बनाया है। तो हम लोग बाहर भी बहुत काम करते हैं और बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं वो अभी भी ऐसे बहुत से विदेश के कामों में लगे हैं। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता था, अंतिम चीज, वो है कि आपके मन में बहुत से सवाल आएंगे ये सब चीज सुन के, जो आपने सुना आज। तो आप वो सवाल पूछिए और हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं। मैं और शिव कुमार जी 24 घंटे उपलब्ध हूँ आपके लिए। जो भी कर सकता हूँ आपके पास, आप लोगों के पास हम लोग का फ़ोन नंबर है, नहीं है तो मिल जाएगा। वो सवाल जरूर पूछिए आप, बहुत ही जरूरी है ये। ओके। हम जैसा शिव कुमार जी ने बताया कि हम लोग कई क्लासेस देते हैं। शेषाद्री और वैष्णवी के पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी को भी अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, इस तरीके का कोई सब्जेक्ट हो, उसमें कोई संदेह हो,
तो ये क्लासेस दिए जाते हैं, आप हमसे पूछो और हम उसको जुटाएंगे लोगों को। मैं खुद अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग, 3 दिन, बुध को सुबह में, शनिवार की शाम को 6 बजे और रविवार को 7 बजे शाम को। तो आप लोग चाहिए तो उसमें आइए, आप लोगों का स्वागत है। आई थिंक यू शुड ज्वाइन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इंग्लिश, इफ यू वांट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश, रीडिंग इंग्लिश, that's the goal of that class. So join me and join us. Thank you very much. Sure, sir. Thank you. We'll get in touch with Ajay and join the initiative. Thank you. Thank you. किसी को और कोई प्रश्न नहीं हो तो मैं अब कॉल बंद करूं। Yes, sir. ओके, फिर ये कॉल हमेशा सैटरडे को होता है और पहला 2 लिंक वही रहता है। कभी कभी हम लोग इसको नहीं एडवर्टाइज करते हैं क्योंकि हमें प्रश्न नहीं आते हैं। ये कॉल मैं करता हूं तभी जब आपके जैसे लोगों से आता है कि भाई अगले बार आप इस पे एक बार कीजिए, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं निखिल जी जैसे को लोगों को, निखिल जी को, और फिर ये करता हूं। जैसे कि अभी एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर बैंकिंग में ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बैंकिंग सर्विस में, तो उसके लिए मैं खोजूंगा लोगों को और फिर उसके बाद जब आएंगे तो मैं करीब करीब थर्सडे को या फ्राइडे को इनवाइट भेजता हूं। तो आप लोग वॉच कीजिएगा, थर्सडे फ्राइडे को इनवाइट मिलेगा तो बैंकिंग के बारे में हम बात करेंगे। फिर एक आया रेलवे में कैसे ज्वाइन करें, फिर कुछ लोग सजेस्ट करें टीचर कैसे बनते हैं। तो ये सब जैसे जैसे हमको रिक्वेस्ट आता है वैसे हम लोगों को खोज करके ये सैटरडे वेबिनार करते हैं क्लास के रूप में। अभी जैसे तिवारी जी ने बताया अंग्रेजी पढ़ाने के 2-3 लोग और हैं, इंग्लिश राइटिंग के हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें MS ऑफिस का प्रोडक्ट पढ़ाया जा रहा है, वो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। वो कल सवेरे इंडिया के हमारा कितना 9:30 बजे, आपका सवेरे 7 बजे होगा शुरू, संडे के 7 बजे। तो वो कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाई होती है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई होती है। तो ये सब में आप अजय जी से जुटे रहिए, अजय जी बता सकते हैं, या आप लोग 1-2 लोग हमारे ग्रुप में जुट जाइए तो मैसेज मिलते रहेगा, अदरवाइज मैसेज नहीं मिलता है। Yeah, sure. तो अब मैं क्लास बंद करता हूँ। ये सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत इंटरेक्टिव एंड वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच कर्नल निखिल एज यूजुअल, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू निखिल, थैंक यू तिवारी सर। ये लेट्स क्लोज द कॉल। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय। Thank you, everybody. Thank you, Nikhil ji, especially you. You are so dedicated to this cause. I really appreciate that. Thank you.